हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम योगेंद्र है और हम यहां पर पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 9 की पढ़ रहे थे, लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1। तीसरा चैप्टर हम देख रहे हैं। 2 वीडियो हम देख चुके हैं चुनावी राजनीति की, जिसमें हमने पहली वीडियो में चर्चा की थी कि चुनाव क्यों होने चाहिए, मतलब लोकतंत्र के लिए चुनाव की आवश्यकता क्यों है। 5 पॉइंट हमने देखे थे। उसके बाद हमने क्या देखा कि प्रतिस्पर्धा क्यों होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा क्यों होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा किन किन के बीच होनी चाहिए, और प्रतिस्पर्धा के हमने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट देखे। और हमने ये भी देखा कि प्रतिस्पर्धा का ज्ञान हमारे संविधान निर्माता को भी पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस प्रणाली को ही क्यों अपनाया। तो इतनी चर्चा हम कर चुके हैं। आगे हम देखेंगे कि भारत में चुनाव प्रणाली कैसी है, मतलब भारत की जो चुनाव प्रणाली है वो किस प्रकार से काम करती है और कौन कौन से उसमें पॉइंट हैं, उसे किस प्रकार से विभाजित किया गया है, ये हम देखेंगे। तो भारत की चुनाव प्रणाली में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कितने साल में होते हैं? हर 5 साल में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होते हैं। और 5 साल बाद क्या होता है? लोकसभा और विधानसभा को भंग कर दिया जाता है। तो ये पॉइंट क्लियर है, आपको याद रखना है कि लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव कितने वर्ष के लिए किया जाता है? 5 साल के लिए किया जाता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं चुनाव। तो एक शब्द और है, उपचुनाव। क्या है उपचुनाव? जब होता है जब किसी एक ही क्षेत्र में, अभी देखिए क्षेत्र के बारे में मैंने नहीं बताया, तो बस याद रखिए कोई एक क्षेत्र है, जैसे पूरा भारत है, भारत का एक क्षेत्र है, उस जगह पर कोई एक व्यक्ति चुनकर आया था, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, या फिर इस्तीफा दे दिया जाता है, उस व्यक्ति द्वारा इस्तीफा दे दिया गया, तो इस्तीफा देने पर या मृत्यु होने पर वो सीट क्या हो गई? वैकेंट हो गई। तो इस सीट पर चुनाव करने के लिए जो प्रणाली अपनाई जाती है, तो उस पूरी प्रणाली को क्या कहते हैं? उपचुनाव कहते हैं। यहां पूरी विधानसभा का चुनाव नहीं हो रहा है, यहां पूरी लोकसभा का चुनाव नहीं हो रहा है, यहां सिर्फ एक सीट का चुनाव हो रहा है। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। उपचुनाव क्या होता है? किसी एक क्षेत्र में ही चुनाव होते हैं यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए या इस्तीफा दे दिया जाए। ओके, इस्तीफा किसी भी कारण से हो सकता है, या फिर उससे इस्तीफा मांग लिया जाए, या फिर उसने इस्तीफा दिया हो। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन इसका बन चुका है केवीएस में। ओके, याद रखना, ये वाले पॉइंट पे क्वेश्चन बन चुका है। अब बात करते हैं चुनाव क्षेत्र क्या होते हैं। अभी मैंने एक क्षेत्र की बात की थी ना, कि किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र पर ही चुनाव हो रहा है, उसी हम चुनाव क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं कि पूरे भारत को चुनाव क्षेत्र किस प्रकार से दिखते हैं, पूरे भारत में कितने प्रकार के चुनाव क्षेत्र हैं, कितने चुनाव क्षेत्र हैं, ये सारी बातें देखेंगे। तो चुनाव के उद्देश्य से देश को कई भागों में विभाजित किया गया है। अब ये देश को भागों में विभाजित किया गया है किस उद्देश्य से? चुनाव के उद्देश्य से। ऐसा नहीं है कि हमने किसी एक राज्य को कर लिया तो 28 राज्य हैं तो 28 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया, नहीं, चुनाव के क्षेत्र से विभाजित किया गया है। अब इसे विभाजन किया कैसे जाता है? विभाजन किया जाता है जनगणना के अकॉर्डिंग, ठीक है, जनगणना की जाती है। और जनगणना में देखा जाता है किसी एक क्षेत्र में जितनी जनसंख्या है, दूसरे चुनाव क्षेत्र में भी लगभग उतनी ही जनसंख्या होनी चाहिए, तीसरे चुनाव क्षेत्र में भी इतनी ही जनसंख्या होनी चाहिए। अब ये जनसंख्या वाला जो क्षेत्र बन जाता है, इस क्षेत्र पर क्या होता है? इस क्षेत्र पर एक व्यक्ति चुनकर आता है, ठीक है। अगर यहां पर संसद की बात की जाए तो लोकसभा में इस क्षेत्र से एक व्यक्ति निकल कर आएगा। अगर विधानसभा की बात की जाए तो किसी एक क्षेत्र में, जैसे आप इसे उत्तर प्रदेश मान लीजिए, तो उत्तर प्रदेश का कोई एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र से एक व्यक्ति चुनकर आएगा, विधायक चुनकर आएगा। और अगर संसद की बात की जाए, अब इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? जो क्षेत्र हमने चुन लिया जहां से एक व्यक्ति चुनकर आ रहा है, उसे हम कहेंगे निर्वाचन क्षेत्र। तो आपको याद रखना है, निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? चुनाव के उद्देश्य से पूरे भारत को किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में विभाजित कर दिया जाता है, ऐसे क्षेत्र बना दिए जाएंगे, तो उस एक क्षेत्र को क्या कहेंगे? निर्वाचन क्षेत्र कहेंगे। तो निर्वाचन क्षेत्र की परिभाषा आपको पता चल गई। एक क्षेत्र में रहने वाले जो मतदाता है ना, इस क्षेत्र में जितने भी मतदाता रह रहे हैं, वो एक प्रतिनिधि को चुनेंगे। अभी हमने बात की थी, या तो वो सांसद को चुनेंगे या वो विधायक को चुनेंगे। तो इस तरह से चुनाव हो रहे हैं। हम दोनों की बात कर रहे हैं, सांसद की भी बात कर रहे हैं और विधायक की भी बात कर रहे हैं। अगर लोकसभा की बात की जाए, अब केवल लोकसभा की बात करेंगे, विधायक की हम बाद में बात करेंगे। लोकसभा जब चुनाव होते हैं तो पूरे देश में चुनाव होंगे लोकसभा के। तो देश को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 543 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये लाइन आपको याद रखनी है।
और हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को क्या कहा जाएगा? संसद का सदस्य, या क्या कहा जाएगा? सांसद कहा जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है, सांसद या संसद का सदस्य कहा जाएगा। लोकतांत्रिक चुनाव की विशेषता क्या है? हमने सबसे पहले बात की थी, लोकतंत्र की ही विशेषता क्या है? लोकतंत्र की विशेषता है एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का मूल्य बराबर होना चाहिए। यही हमने बात की थी। इसीलिए हमने बताया आपको कि जो चुनाव क्षेत्र होते हैं ना, चुनाव क्षेत्र, इन चुनाव क्षेत्र में जितनी भी जनसंख्या है ना, वो जनगणना के अकॉर्डिंग की जाती है, और जनगणना के अकॉर्डिंग प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में जो जनसंख्या होती है वो लगभग समान होती है। आपको याद रखनी है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी तक किसी भी एग्जाम में नहीं आई है। मुझे लगता है कि डीएसएसबी में ये वाली लाइन आ सकती है। तो प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में जनसंख्या समान होती है, ये लाइन आपको याद रखनी है। आगे बात करें विधानसभा की, जैसे हमने संसद की बात की तो वहां पर पूरे लोकसभा में पूरे भारत की बात की जा रही है। वैसे ही अगर विधानसभा की बात करें तो यहां पर एक प्रदेश की बात की जाती है। विधानसभा का चुनाव किसमें होगा? केवल एक प्रदेश में होगा। अब इस प्रदेश को हिमाचल प्रदेश मान लीजिए, उत्तर प्रदेश मान लीजिए, मध्य प्रदेश मान लीजिए, बिहार मान लीजिए, कोई भी एक प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। अब इस प्रदेश को भी क्या किया जाएगा? छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, और इस निर्वाचन क्षेत्र की भी विशेषता होगी कि जनगणना के अकॉर्डिंग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या बराबर होगी। ओके, ये वाली लाइन आपको याद रखनी है। और ये विभाजन किसके अकॉर्डिंग होगा? विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा जाएगा। इन सीटों में निर्वाचित प्रतिनिधियों को क्या कहा जाता है? विधायक कहा जाता है। ठीक है, विधायक यहां होते हैं, और सांसद कहां होते हैं? सांसद होते हैं लोकसभा में। तो सांसद होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, विधायक कहां होते हैं? विधानसभा और विधान परिषद में। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा को कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। अब देखिए, अभी हमने बात की थी जो संसदीय प्रणाली, मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का एक जिला मान लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं, जैसे कि यहां पर ये जिला है, आप मान लीजिए कानपुर। ओके, कानपुर मान लेते हैं। अब कानपुर में कई छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र होंगे। उन छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र को क्या कहेंगे? हम कहेंगे विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र। और इसी छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों को मिलाकर एक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र बनेगा, वो संसद का निर्वाचन क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, तो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कई छोटे छोटे विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र हो सकते हैं, ये बात कह रहा है। ये होना जरूरी नहीं है कि एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कई होने चाहिए, लेकिन अमूमन होते हैं, ऐसा नहीं है कि होने ही चाहिए। इसी तरह पंचायत और नगर पालिकाओं में भी चुनाव होते हैं, और उनका भी तरीका अलग है। पंचायत और नगर पालिका में क्या होता है? यहां पर जो छोटे छोटे जो निर्वाचित क्षेत्र थे, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं वार्ड। तो याद रखना है कि इन्हें क्या कहा जाता है? वार्ड कहा जाता है। निर्वाचन क्षेत्र को यहां पे क्या कहा जाएगा? वार्ड कहा जाएगा। तो आपको पूछ लिया जा सकता है कि जो पंचायत होती है, पंचायत के क्षेत्रों को क्या कहते हैं? वार्ड कहते हैं। और प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। जैसे वहां सांसद का चुनाव हो रहा था, जैसे वहां विधायक का चुनाव हो रहा था, वैसे ही यहां पंचायत और नगर पालिका के सदस्य का चुनाव हो रहा है। तो बिल्कुल सेम है। कुछ भी मान लीजिए, या तो संसद का निर्वाचन क्षेत्र मान लीजिए, या विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र मान लीजिए, या वार्ड मान लीजिए, सबका एक ही काम है, एक ही तरीके से सब काम कर रहे हैं, बस इनका स्तर थोड़ा सा छोटा होता जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे निर्वाचन क्षेत्र क्या है, बहुत डिटेल में समझ गए। अब बात करते हैं आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की। आरक्षण का मतलब ही है कि हमें कुछ ऐसे लोगों के लिए विशेष परिस्थितियां बनानी है जिससे उनका उद्धार हो सके, तभी तो आरक्षण दिया जाता है। तो आरक्षण कहां कहां मिल रहा है इसकी बात कर रहे हैं। जो हमारा संविधान है वहां पर प्रत्येक नागरिक को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। मतलब यहां पर ऐसा ना हो, अगर कोई माइनॉरिटी वाली जनसंख्या है और उस माइनॉरिटी वाली जनसंख्या का कोई भी व्यक्ति चुनाव जीतकर आ ही ना पाए, क्योंकि यहां पर क्या है? बहुमत का शासन है। मान लीजिए जैसे हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म की हम बात कर रहे हैं, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये किसी भी वास्तविकता से संबंध नहीं है। ठीक है, तो हिंदू धर्म के मान लीजिए 100 लोग हैं, ठीक है, और यहां पर मुस्लिम धर्म के मान लीजिए 20 लोग हैं, और यहां पर चुनाव हुआ, एक व्यक्ति का चुनाव किया जाना है। तो एक व्यक्ति का जब चुनाव होगा तो 120 लोग वोट डालेंगे। ठीक है, यहां 100 लोग और यहां 20 लोग, मुस्लिम 20 लोग, 120 लोग वोट करेंगे। और अगर एक व्यक्ति का चुनाव हो, यहां पर मान लीजिए सांप्रदायिकता
आ जाए और यहां हिंदू धर्म की बहुलता के कारण अगर 100 में से मान लीजिए 80 लोग होंगे, वो एक व्यक्ति को वोट दे दें, 20 जो हिंदू होंगे वो सेकुलर हो सकते हैं और 20 मुस्लिम होंगे, मुस्लिम भी सांप्रदायिक होंगे, वो पूरे केवल मुसलमानों को वोट देंगे, लेकिन हिंदू धर्म के 20 लोग होंगे तो 40 लोग दूसरे व्यक्ति को वोट दें जो मुस्लिम व्यक्ति है। तो क्या यहां पर मुस्लिम व्यक्ति जीत कर आ सकता है? 80 व्यक्ति वाला जीत जाएगा, 80 वोट वाला एक व्यक्ति जीत जाएगा और वो हिंदू धर्म का होगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, मैं बता रहा हूं, इसे जोड़ मत लेना कि हिंदू या मुस्लिम धर्म। ओके, तो ये करना भी नहीं चाहिए अपनी रियल लाइफ में, इस तरह की बातों में कभी मत आना। ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक विशेष धर्म वाला व्यक्ति जीतकर आ जा रहा है क्योंकि उसकी जनसंख्या अधिक है। अब यहीं पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम कह दें कि ये जो सीट है ये हमने मुसलमान के लिए ही आरक्षित कर दी, मतलब माइनॉरिटी के लिए ही आरक्षित कर दी। अब यहां पर दो व्यक्ति जब खड़े होंगे तो पहला व्यक्ति भी मुसलमान होगा, दूसरा व्यक्ति भी मुसलमान होगा। अब यहां पर जो भी 120 व्यक्ति वोट करेंगे वो 120 व्यक्ति इन दोनों में से ही किसी एक को चुनेंगे। इस तरह का कुछ आरक्षण दिया जाता है कुछ लोगों के लिए। अब यहां पर किन्हें किन्हें आरक्षण दिया जा रहा है, देखो हिंदू और मुसलमान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा रहा, मैंने माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग आपको समझाया है। तो आरक्षण कैसे दिया जा रहा है, कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब ये कमजोर वर्ग हैं कौन कौन से, एक तो अनुसूचित जाति है, ठीक है, अनुसूचित जाति कमजोर है, ये तो आप मानेंगे ही, हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे लेकिन अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं। और अनुसूचित जनजाति, ये कमजोर वर्ग हैं। इन कमजोर वर्ग की जो जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग वो वोट नहीं कर पाए और वहां पर कमजोर व्यक्ति जीतकर ना आए, मतलब अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति ना जीतकर आए या अनुसूचित जनजाति का कोई भी व्यक्ति जीतकर ना आए, ऐसा ना हो, इस वजह से यहां पर क्या किया जाता है, आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। तो ये आरक्षण मिल कितना रहा है, यहां पर लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में जो 84 सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लिए, मतलब 84 सीट हैं वो एससी के लिए, और उसके साथ जो 47 सीटें हैं वो एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं। ये आंकड़ा कब का है, 26 जनवरी 2019 का है और अभी भी यही आंकड़ा है, इसमें बदलाव अभी तक नहीं हुआ है। ओके, अब बात करते हैं कुछ अन्य जगहों पर जो आरक्षण हो रहे हैं। जैसे अगर बात करते हैं हम पंचायतों की, तो पंचायतों में अभी देखिए यहां पर जब हमने बात की, जब यहां पर बात कर रहे थे हम, संसद की बात कर रहे थे, तो क्या यहां पर ओबीसी है, ओबीसी यहां पर नहीं है। लेकिन जैसे ही हम पंचायत की बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो पंचायत होती है, यह भी आपको याद रखना है यहीं पर, लेकिन पंचायत वाला हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा, जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पर नगर पालिका और नगर निगम होती है, यहां पर ओबीसी के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो याद रखना है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं मतलब पंचायत के चुनाव हैं उसमें एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण है, लोकसभा है उसमें एससी और एसटी के लिए आरक्षण है। और इसके साथ जो ग्रामीण स्थिति है, स्थानीय निकायों में जो चुनाव होते हैं, मतलब पंचायतों में जो चुनाव होते हैं, वहां पर एक तरह का और आरक्षण है, 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। अब यहां पर आरक्षण के बारे में अगर आपको पता हो तो आरक्षण दो तरह का होता है, एक तो हॉरिजेंटल होता है, एक वर्टिकल होता है। तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल क्या होता है, अगर आपको ये डिटेल में जानना है तो मैं एक वीडियो और ले आऊंगा आरक्षण के ऊपर। वैसे तो आपको याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है, आपके एग्जाम में बस इतना ही आने वाला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब पंचायतों में किन किन आरक्षण दिया गया है, संसद में किन किन आरक्षण दिया गया है, महिलाओं को आरक्षण किस जगह पर दिया गया है, किस जगह पर नहीं दिया गया है, यही बस आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आगे का पॉइंट हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको चाहिए आरक्षण पर तो एक मैं डिटेल वीडियो ले आऊंगा, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, तो लेक्चर में बस इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बनेगा और आपको वीडियो आसानी से मिलती रहेंगी। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।